बांग्लादेश की राजनीति में सोमवार को एक ऐसा धमाका हुआ जिसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। एक ऐसा फैसला जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। आईसीटी यानी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कोर्ट, जिसे हसीना ने खुद बनाया था, उसी ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी है। आरोप लगा कि उन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध किया है। 78 साल की शेख हसीना पिछले 15 महीनों से भारत में निर्वासन में रह रही हैं। वो अगस्त 2024 में ढाका छोड़कर दिल्ली आई थी, लेकिन अब तक वापस नहीं गई। उधर बांग्लादेश भारत से उन्हें वापस भेजने की मांग कर रहा है, लेकिन अब सवाल ये है साहब कि क्या भारत हसीना को उनके देश वापस भेजेगा? अगर नहीं तो तब क्या होगा? और फांसी की सजा होने के बाद शेख हसीना के पास क्या क्या रास्ते हैं? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सबसे पहले ये जान लेते हैं साहब कि आईसीटी ने जो फैसला दिया है, क्या उस फैसले को भारत के लिए मानना मजबूरी है? क्या कहते हैं प्रत्यर्पण संधि यानी कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी? दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई। सिंपल भाषा में इसका मतलब है, अगर इन देशों का कोई क्रिमिनल दूसरे देश में रह रहा है तो उसे वापस उसके देश भेजा जाएगा, लेकिन इसकी कुछ शर्तें थी। पहला, वो ऑफेंस जो दोनों देशों में क्राइम माना जाएगा। दूसरा, जिसमें कम से कम 1 साल की सजा मिली हो। और तीसरा, अपराध की कोशिश या हेल्प और उसको उकसाने में भी शामिल हो। 2016 में इसे और आसान बना दिया गया। अब एक्स्ट्राडिशन के लिए परफेक्ट एविडेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस रिक्वेस्ट करने वाले देश की अदालत का वारंट होना ही काफी है। इसी के तहत शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के हत्या में शामिल 2 दोषियों को 2020 में भारत से बांग्लादेश में भेजा गया था। तो अब सवाल है कि क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने कभी इससे पहले शेख हसीना की मांग नहीं की, जो अब तक हसीना भारत में ही है? इसका जवाब है बिल्कुल मांग की थी। हसीना के भारत आने के सिर्फ 4 महीने बाद ही ढाका ने नई दिल्ली को एक वर्बल नोट भेजा, यानी आधिकारिक अनुरोध कि हसीना को तुरंत बांग्लादेश लौटाया जाए। और फिर दोबारा 9 जुलाई 2025 को भी यूनुस सरकार ने वापस भेजने की मांग भारत सरकार से की, लेकिन भारत सरकार ने ऑफिशियली इसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब शेख हसीना को फांसी की सजा मिलने के बाद उन्हें वापस भेजने के लिए बांग्लादेश भारत पर दबाव बनाएगा। तो सवाल ये भी है साहब कि अब भारत क्या करेगा? देखिए, इस पर भारत के पूर्व राजनयिक अजय बिसारिया साफ कहते हैं, भारत हसीना को कभी नहीं भेजेगा। उनके अनुसार भारत ने हसीना को राजनीतिक शरण दी है और उनके लिए पूरे एशिया में भारत ही सेफ जगह है। हसीना के वापस जाते ही बांग्लादेश में अस्थिरता और गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं और ये भारत के लिए एक बड़ा सुरक्षा संकट होगा। अब बड़ा सवाल, क्या भारत कानूनी रूप से हसीना को वापस भेजने से इनकार कर सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन इसके 2 तरीके हैं। पहला, आर्टिकल 6, जिसके अनुसार अगर भारत मान ले कि मुकदमा राजनीतिक है, लेकिन दिक्कत यह है कि जेनोसाइड, मर्डर और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को राजनीति नहीं माना जा सकता। दूसरा, आर्टिकल 8, ये भारत का सबसे मजबूत कार्ड है। इसके अनुसार अगर आरोपी को फेयर ट्रायल नहीं मिला है, अगर उसकी जान को खतरा है या अगर अदालत का गठन ही राजनीतिक मकसद से हुआ है, तो भारत एक्स्ट्राडिशन से मना कर सकता है। और यूएन पहले ही आईसीटी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा चुका है। इससे भारत की दलील और मजबूत बन जाती है। अब साहब, इस प्रोसेस पर हसीना भी लगातार पॉलिटिकल बदले का आरोप भी लगाती रही है, क्योंकि उनको अपना पक्ष रखने के लिए वकील नहीं मिला जो इनका पक्ष कोर्ट में रख सके। लेकिन इन सब रीजन के अलावा सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर भारत हसीना को वापस भेजने से मना करता है तो ये सिर्फ एक महिला की जान का सवाल नहीं रहेगा, ये साउथ एशिया की पावर डायनेमिक को बदल देगा। ढाका और दिल्ली के रिश्ते बिगड़ेंगे और बांग्लादेश सीधा चाइना पाकिस्तान कैंप की तरफ झुक सकता है। ये भारत के लिए सबसे बड़ा कूटनीतिक खतरा होगा। अब इस पर विदेश मामलों में एक्सपर्ट भी अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, जिनके अनुसार बांग्लादेश में सत्ता पलटने के बाद से कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव बढ़ा है, जिनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। इतना ही नहीं साहब, शेख हसीना का भारत में रहने से बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट बढ़ेगा, जिसका सीधा असर भारत के बॉर्डर इलाके में पड़ेगा। वहीं अगर हसीना के बांग्लादेश लौटने की बात करें तो उन्होंने खुद एक चौंकाने वाली बात कही है। हसीना तो वापस जाने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर। शेख हसीना कहती हैं, मैं तभी बांग्लादेश लौटूंगी जब वहां लोकतंत्र वापस आएगा। और आईसीटी के ट्रायल पर उनका आरोप और भी ज्यादा गंभीर है। उन्होंने इस ट्रायल को झूठा तमाशा और यहाँ तक कि कंगारू ट्रिब्यूनल कह दिया है, यानी ऐसा कोर्ट जो राजनीतिक बदले में चलाया जा रहा है। आईसीटी के फैसले से ठीक पहले जारी किए गए अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा था, मेरी जिंदगी अल्लाह की दी हुई है और वही वापस लेगा, यानी उन्होंने सजा को भी एक तरह से चुनौती दे दी थी।
लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है साहब यहाँ पर कि आईसीटी के फैसले पर सवाल उठाने के बावजूद शेख हसीना आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अपना केस लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने यूनुस सरकार को खुली चुनौती दी है, अगर आप सच में ईमानदार हैं तो मुझ पर आईसीसी में मुकदमा चलाइए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि हसीना के ऊपर ऐसा कौन सा आरोप लगाए कि जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। इसका जवाब आईसीटी की 453 पेज की रिपोर्ट में छिपा है। आईसीटी ने 2 बड़े आरोप लगाए हैं। पहला, हसीना ने भड़काऊ भाषण दिए जिससे हिंसा बढ़ी। दूसरा और सबसे गंभीर आरोप, उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर घातक हथियारों के इस्तेमाल का आदेश दिया ताकि विरोध को कुचल दिया जाए। अब इस प्रोटेस्ट में कई छात्र और लोग भी मारे गए जिसका जिम्मेदार हसीना को बताया गया। इसी बेसिस पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। इन सब मामलों में सिर्फ हसीना ही नहीं बल्कि पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई है। वहीं तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा ममून को सरकारी गवाह भी बनाया गया है। साथ ही कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमान खान की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश भी दिया है। और इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जिस आईसीटी ने हसीना को सजा सुनाई है उसकी शुरुआत साल 2010 में हसीना ने ही की थी। उस समय इसका मकसद था 1971 के युद्ध अपराधों की जांच, लेकिन शायद हसीना को भी नहीं पता था कि एक दिन यही कोर्ट उन्हें ही दोषी ठहरा देगा। वहीं अगर इस कोर्ट की पावर जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि भाई बहुत शक्तिशाली है। ये कोर्ट किसी भी बड़े नेता, मंत्री और पूर्व सीएम को गिरफ्तार, ट्रायल और सजा दे सकता है। अब कोर्ट ने सजा सुना तो दी है, लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या हसीना के पास कोई लीगल ऑप्शन है जो उन्हें बचा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, उनके पास अभी कई लीगल और पॉलिटिकल ऑप्शंस बाकी हैं। अगर लीगल ऑप्शंस की बात करें तो वो वहां की ऊपरी अदालत में हसीना चुनौती दे सकती हैं। निष्पक्ष ट्रायल नहीं होने को लेकर इंटरनेशनल मानवाधिकार संगठनों या कानूनी संस्थाओं में भी शिकायत कर सकती हैं। हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्ट किसी देश की कोर्ट के फैसले को रद्द तो नहीं कर सकती, लेकिन फेयर ट्रायल के लिए दबाव जरूर बना सकती है। वहीं अगर पॉलिटिकल ऑप्शंस की बात करें तो हसीना अपनी जान को खतरा बताते हुए भारत या किसी तीसरे देश में स्थायी राजनीतिक शरण यानी पॉलिटिकल असाइलम भी मांग सकती हैं। खैर, अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि हसीना कौन सा रास्ता चुनेंगी और भारत इस संकट में क्या रणनीति अपनाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।